हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? और हमारे विकल्प हैं नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू या बजरंग पूनिया। दोस्तों, आप सभी इस नाम से बिल्कुल परिचित होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक या जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है, इस खेल में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्कोर कर भारत को गोल्ड मेडल जिताया। दोस्तों, 121 वर्ष के अंतराल के बाद यह पहला मौका है जब भारत के ओलंपिक खिलाड़ियों ने पहली बार तीनों मेडल जीता है, जिसमें गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस प्रकार टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। दोस्तों, आपको यह बात भी ध्यान में रखना है कि भारत के ओलंपिक इतिहास में अब तक एथलेटिक्स में प्राप्त यह दूसरा गोल्ड है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में वर्ष 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी से संबंधित कुछ और चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो यह है कि नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं और नीरज चोपड़ा जी इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है। और नीरज चोपड़ा के सम्मान में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट ने अपना एक स्टेडियम इनके नाम पर करने की घोषणा की है। ये नाम यहाँ पर आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इसलिए इस स्टेडियम का नाम आप अवश्य रूप से आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में अन्य भारतीय खिलाड़ियों की जिन्होंने भारत को इस ओलंपिक में पदक दिलाया है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इस तथ्य की चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर भी चुके हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। अब इसमें हम गोल्ड मेडल विजेता की चर्चा कर चुके हैं, तो वे थे नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उसके बाद अगर हम सिल्वर मेडल विनर्स की बात करें तो इसमें 2 खिलाड़ियों का नाम आता है, जिसमें पहली है मीराबाई चानू, जिन्होंने भारोत्तोलन में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। और उसके बाद सिल्वर मेडल दिलाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं रवि दहिया, जिन्होंने कुश्ती में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। अब बाकी जो 4 खिलाड़ी हैं, इनका नाम आप कांस्य पदक विजेताओं के तौर पर ध्यान में रखेंगे, जिनमें से पहली है पीवी सिंधु। और आप सभी को पता है कि पीवी सिंधु जी बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, भारत की बहुत ही प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद भारत के बहुत ही प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनका नाम है बजरंग पूनिया। ठीक है। और इन्होंने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। उसके बाद यहाँ पर 6वें नंबर पर मैंने लिखा हुआ है एक नाम जो बॉक्सिंग से संबंधित है और कांस्य पदक जीतने के कारण यह नाम काफी प्रसिद्ध भी रहा था, और यह नाम है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है। और आपको इनसे संबंधित एक और तथ्य ध्यान में रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि लवलीना बोरगोहेन वह भारतीय खिलाड़ी बनी है जिन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया है। और उसके बाद लास्ट में आपको एक चीज ध्यान में रखना है, वो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नाम, जिन्होंने कलेक्टिवली भारत को हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ठीक है। तो इन नाम संबंधित खेल और उन खिलाड़ियों ने कौन से पदक जीते हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद अगर आप प्रॉपर करंट अफेयर्स का नोट्स बनाते होंगे तो आपको अपनी तरफ से एक मेहनत करना है कि ये जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअली भारत को मेडल दिलाए हैं, ये कौन से राज्य से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन या फाइजर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जॉनसन एंड जॉनसन। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि जॉनसन एंड जॉनसन एक अमेरिकी कंपनी है जिन्होंने हाल ही में सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन विकसित की है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाली यह 5वीं वैक्सीन होगी, अर्थात 4 वैक्सीन भारत में पहले से इस्तेमाल किया जा रहे हैं और वो चारों वैक्सीन 2 डोज वाले हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन, जो कि पहली सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन होगी जिसे भारत में मंजूरी दी गई है, और यह कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं अंबिकापुर,
इंदौर, भुवनेश्वर या भोपाल? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देश का पहला वाटर प्लस शहर यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यह शहर है इंदौर, और यह दर्जा इन्हें दिया गया है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों किसी भी शहर को स्वच्छता या किसी अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिए जब रैंकिंग या सम्मान दिया जाता है तो अक्सर यह रिपोर्ट केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस मंत्रालय का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, इसलिए इस मंत्रालय का नाम आप अवश्य रूप से ध्यान में रखिए, ठीक है। और इस मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रीगण कौन है उनका नाम भी आप अवश्य तौर पे ध्यान में रखिए, ठीक है। फिलहाल हम वापस आते हैं वाटर प्लस शहर की ओर। तो स्वच्छ भारत अभियान में माइक्रो लेवल पर सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ने सफाई के साथ साथ वाटर प्लस रैंकिंग भी शुरू किया हुआ है। इसका मकसद यह है कि शहरों को जलाशयों, नदियों और तालाबों के पानी को साफ रखने के लिए प्रेरित किया जा सके। मंत्रालय चाहता है कि नदी नालों में केवल साफ और बरसाती पानी ही रहे तथा सीवरेज के पानी का दोबारा उपयोग होता रहे। और मंत्रालय का साफ कहना है कि वाटर प्लस सर्वे के दौरान उन्हें नदी नालों, जलाशयों और तालाबों के पानी में ब्लैक और ग्रे वाटर नहीं दिखना चाहिए। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था इसमें कि देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, और इसके लिए आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को ध्यान में रखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, देश का पहला नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक कहां पर शुरू किया गया है? और हमारे विकल्प हैं एम्स दिल्ली, एम्स पटना, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली या वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। यहीं पर ही देश का पहला नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू किया गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी विवाद, काकोरी झड़प या काकोरी लूट। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काकोरी ट्रेन एक्शन। दोस्तों आप सभी ने इतिहास का अध्ययन किया होगा। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस षड्यंत्र का अपना बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप सभी को याद होगा कि 9 अगस्त 1925 को भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए हथियार उठाने वाले 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी गांव के पास एक ट्रेन को रोककर ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने का प्लान बनाया था। लेकिन इस षड्यंत्र के बाद लूट में शामिल क्रांतिकारियों में से सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिर्फ एक क्रांतिकारी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद जी। इनको छोड़कर बाकी सभी क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा भी दिया गया था। फिलहाल आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहां से ध्यान में रखने हैं, वो है काकोरी षड्यंत्र जो है जिसका नाम अभी काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, वो किस दिन घटित हुई थी? तो वो दिन था 9 अगस्त 1925। उसके बाद ये जो काकोरी गांव है वह भारत देश के कौन से राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां? लखनऊ के निकट। इन सभी तथ्यों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस या नेशनल जेवेलिन थ्रो मनाने की घोषणा की गई है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 10 अगस्त, 6 अगस्त, 12 अगस्त या 7 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त। दोस्तों आप सभी को पता है 7 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से स्वर्ण पदक विजेता बने। और नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का स्कोर हासिल किया था। और इस दिवस को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किनके द्वारा की गई है? तो वो है AFI, जिन्हें हम एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। साथ ही नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में मैंने आज के पहले ही प्रश्न में चर्चा किया था, लेकिन फिर से मैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा जी एक तो भाला फेंक खेल से संबंधित है, दूसरा नीरज चोपड़ा जी हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, और आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंडियन आर्मी में ये सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीरज चोपड़ा जी के नाम के ऊपर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट ने अपने एक स्टेडियम का नाम किया है। तो इन सभी तथ्यों को आप अवश्य रूप से ध्यान में रखेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों अगर आप अखबारों का रोजाना अध्ययन करते होंगे तो इस तथ्य से अवश्य रूप से आप परिचित होंगे, ठीक है। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 17 अगस्त।
इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 अगस्त। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि विभाजन के समय पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हो गया था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय को याद करते हुए 14 अगस्त को प्रतिवर्ष अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा वर्तमान सरकार द्वारा की गई है। हमारा 8वां प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, और हमारे विकल्प हैं 20 अगस्त से 30 अगस्त, 22 अगस्त से 2 सितंबर, 24 अगस्त से 5 सितंबर या 23 अगस्त से 5 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 24 अगस्त से 5 सितंबर। ठीक है, 24 अगस्त को टोक्यो पैरालंपिक के खेलों का आयोजन शुरू किया गया और आज 30 अगस्त को जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं, अब तक भारत ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कुल 7 पदक अपने नाम कर लिए हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में मैं इन सभी पदक विजेताओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान में रखना है कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहीं पर नोट कर लीजिए कि टोक्यो पैरालंपिक में जब उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था तो इस उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे टेक चंद। ठीक है, और टेक चंद जी गोला फेंक खेल से संबंधित हैं। ठीक है, ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय दल में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे और समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, इन सभी तथ्यों की चर्चा मैं अपने पिछले मंथ के वीडियोस में कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है ब्रिटिश कंपनी हाउस ऑफ फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा था, और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या चीन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो दोस्तों यहां पर सबसे प्रदूषित देशों की रैंकिंग दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें पहला स्थान दिया गया है बांग्लादेश को। ठीक है, अर्थात वर्ष 2020 के लिए ब्रिटिश कंपनी हाउस ऑफ फ्रेश द्वारा जो प्रदूषित देशों की रैंकिंग जारी की गई, इसमें सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश को पाया गया था। इस सूची में दूसरा स्थान पाकिस्तान को और इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर काबिज था। हमारा 10वां प्रश्न है भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां पर खोला गया है, और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ या गुजरात। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केरल। तो केरल में केरल पुलिस के द्वारा ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है ताकि 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी संदिग्ध ड्रोन की पहचान कर उसे नाकाम किया जा सके और आसपास के लोगों को किसी भी प्रकार के दुर्घटना से बचाया जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है, और हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। दोस्तों आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ को अवश्य रूप से ध्यान में रखेंगे कि शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, हमारा 12वां प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, और हमारे विकल्प हैं 10 जनवरी, 17 मार्च, 9 अगस्त या 14 अप्रैल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त। दोस्तों सर्वप्रथम 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी और वर्तमान में भी प्रतिवर्ष हम 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, और हमारे विकल्प हैं यूएई, सिंगापुर, जापान या इटली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। हमारा 14वां प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे अर्थात कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, और हमारे विकल्प हैं थाईलैंड, नेपाल, भारत या बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। तो आपको ध्यान में रखना है कि थाईलैंड ऐसा देश है जिन्होंने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है हाल ही में NEP 2020 जिसे आप नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं, इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, और हमारे विकल्प हैं उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? दोस्तों इस तथ्य की चर्चा मैं अगस्त माह के पहले सप्ताह के राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो में कर चुका हूं, ठीक है। तो जिन्होंने हमारा वो वीडियो देखा है उन्हें इसका जवाब अवश्य ही पता होगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। दोस्तों तो यहां से आपको क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने हैं कि शहरोज काशिफ दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने पर सफलता पाई है। और आप K2 को अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन से भी जानते हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने लिखा हुआ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप सभी को पता है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है और यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहां चलेगी? और हमारे विकल्प हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा या तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हमारा 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉलर ने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन अर्थात PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है? और हमारे विकल्प हैं रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार या सुनील छेत्री। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी बार्सिलोना टीम की ओर से खेलते थे जिन्होंने अब PSG के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? और हमारे विकल्प हैं दुबई, कतर, सऊदी अरब या कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। तो आपको ध्यान में रखना है कि अल मुहद अल हिंदी 2021 नामक जो नौसैनिक अभ्यास है वो किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच में। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगस्त माह के दूसरे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।